Hello friends, welcome to Step Up IAS and we are going to start today's editorial news from The Hindu। तो आज 5 अगस्त है और देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल माइनिंग, ये जो कॉर्नर पे आप न्यूज़ देख रहे हैं ये इलीगल माइनिंग से रिलेटेड है और इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो एडिटोरियल है वो जीन एडिटिंग बेस्ड है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो एंड डॉरी सिस्टम से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री सैलरी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज काफ़ी अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स हैं और सेकेंड पेज पे जीरो ग्राउंड है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन। सो ये 4 आर्टिकल्स हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगी कि आप लोग सब्सक्राइबर्स को और बढ़ाएं और जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इसमें और अच्छा काम करने में। तो आई होप कि आप लोग इस काम को कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं रेगुलरली। तो चलिए आज का पहला हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एडिटोरियल हमारे सामने है विच इज़ एडिटिंग आवर सेल्स। तो ये जीन एडिटिंग से रिलेटेड है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ये अभी जेनेटिक म्यूटेशन की हेल्प लेकर के एक बीमारी को काउंटर किया गया, उसको ठीक किया गया है। तो साइंटिस्ट के इस अचीवमेंट पर बात होगी इस पूरे आर्टिकल में कि कितना सही है और कितना गलत है, किस तरीके से बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले तो जीन एडिटिंग की बात की गई है। अभी एक बीमारी है जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये हार्ट डिजीज़ है और इस पे साइंटिस्ट ने काम किया था इसी जीन म्यूटेशन के द्वारा और उनको कुछ हद तक सफलता मिली है, जिसमें सडन डेथ हो जाती थी हार्ट अटैक के आने से। बच्चे भी थे जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे थे, उनमें अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ म्यूटेशन किया और जो अफेक्टेड जीन्स थी उसको निकाला गया, उसके बाद उनको कुछ सफलता मिली है। तो इस तरीके से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आगे चल कर के ये जो जीन म्यूटेशन का काम है और जीन एडिटिंग हो पा रही है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल पाएगा कुछ बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में। तो देखिए यहाँ पे एक टूल है CRISPR-Cas9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये एक एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग टूल है। इसमें Cas9 जो है ये एक एंजाइम है Cas9 और इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको सीज़र भी बोला जाता है। इसको इट इज़ कॉल्ड अ बायोलॉजिकल सीज़र। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल सीज़र किस तरीके से काम करती है, तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये बायोलॉजिकल सीज़र की तरह काम करता है और जिस भी DNA में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जीन में जो अफेक्टेड जीन होता है, चाहे वो किसी बड़ी बीमारी से अफेक्टेड हो या कोई भी और दिक्कत हो उसमें, तो वहाँ से उस जीन को हटा लिया जाता है, उसको काट के अलग कर दिया जाता है इसी Cas9 के द्वारा। और जो टेक्निक यूज़ की जाती है विच इज़ अ CRISPR, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में और जानना हो तो जान लीजिएगा। इसी का इस्तेमाल किया जाता है जीन एडिटिंग में म्यूटेशन के दौरान। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं माइलस्टोन है जो अभी मिला है साइंटिस्ट को। इसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। एम्ब्रियोज़ में इसका अभी काफ़ी इसमें रिसर्च करके देखा गया एम्ब्रियोज़ के ऊपर। एम्ब्रियोज़ इज़ नथिंग बट द बेबी, जो भी कंसीव्ड बेबी है, यानी कि अभी बेबी बनने के लिए तैयार हुआ है, 7 हफ्ते के बाद जो कुछ ऐसे डेज़ होते हैं इसके बाद जो कन्वर्जन होता है में, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेक्निक को। यानी कि शुरुआत में ही अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है तो उसको ठीक की जा सकती है। बट इवन रिसर्च ऑन एम्ब्रियोज यूजिंग फेडरल फंडिंग इज़ नॉट परमिटेड इन US, बट US में इस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया। एंड एम्ब्रियोज वर प्रोड्यूस्ड विद द clear intention of using them solely for research and not for implementing them in women। तो यहाँ पे सिर्फ रिसर्च की बात अभी चल रही है, इसमें कुछ ऐसा आगे इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हुई है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये जीन एडिटिंग सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। तो देखिए इसके 2 अलग अलग तरीके के पहलू हो सकते हैं कि येस इट इज़ सेफ़ एंड बहुत सारे लोगों का ये मानना हो सकता है कि ये सेफ़ नहीं है। तो अब देखिए अगर आप मेडिकली बात करें, आप हेल्थ वाइज बात करें, तो हाँ ये बहुत हद तक सेफ़ है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियों को भी इसकी मदद से ठीक किया जा सकता है। अगर उस पूरी बीमारी को ही आप शरीर से अलग कर दें तो आगे वो कंटिन्यू नहीं होती है। इसका बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा
एक 3 पेरेंट बेबी टेक्निक है जिसके बारे में भी आप जानते होंगे कि अगर किसी को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ रहता है, जैसे किसी मदर को ऐसी कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है उनके न्यूक्लियस में, तो वहाँ से दूसरी मदर का हेल्प लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया को चेंज कर दिया जाता है। तो इसे 3 पेरेंट टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 मदर और 1 फादर होते हैं। तो एक और मदर जिनका कि माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ किया गया है, और एक जो उनकी रियल मदर होती हैं। तो इस वजह से इसमें भी इसी सेम टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जीन एडिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है CRISPR-Cas9 की मदद से। तो एक तो ये इसका फेज़ है। दूसरा फेज़ ये है कि अगर इसका इस्तेमाल पॉजिटिवली ना हो करके, आप समझ सकते हैं कि मनचाहा हो गया आगे चल करके, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये फिर नेचर के अगेंस्ट जाने वाली बात हो जाएगी। अगर अभी तो अगर कैंसर जैसी बीमारियों में काम हो रहा है या बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर जीन में एडिटिंग की जा सकती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आगे चल करके जो भी व्यक्ति जिस तरीके के बेबी की डिमांड करे वो पूरी हो सकती है। आपने सुना भी होगा कि अगर किसी को ऐश्वर्या राय की तरह आँखें चाहिए, तो वो अपने बच्चे में उस तरीके की आँखों का जीन डेवलप करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर के अगेंस्ट चली जाएगी, और हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है फ्यूचर में। अभी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले नहीं हैं, अभी तो इसका पॉजिटिवली यूज़ हो रहा है। तो अभी वैसे हमारे यहाँ पे कोई ऐसी रूल रेगुलेशंस बने नहीं हैं इस चीज़ के लिए कि और ऐसा कोई केस सामने आया भी नहीं है। तो आगे चल कर के अगर इंडिया में एज़ पर ऐसा कुछ केस आता है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए फिर रेगुलेशंस एक्ट वगैरह बनेंगे। तो इसमें कंक्लूजन में ये बता रहे हैं कि इट अलाउड साइंटिस्ट टू यूज़ द टूल फॉर रिसर्च। जो यूएस की नेशनल एकेडमी है वो इसको रिसर्च के लिए भी अलाउ कर रही है। पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट वहाँ पे भी नहीं किया गया है अभी तक। So, rigorous research involving multiple locations has to be carried out by the address all safety concern and ethical issues. Yes, it's very true कि इसमें काफ़ी सारे ethical issues भी हैं और बहुत सारे safety concerns भी, जैसे हम लोगों ने बात कर ली है। बट इसके बहुत सारे आप फ़ायदे भी देख सकते हैं कि ऐसी बीमारियां जिसका कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी ठीक होने की, अब वो ठीक की जा सकती है इस टेक्निक की मदद से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? यू मस्ट क्लियर द फर्स्ट थिंग इज़ CRISPR-Cas9। आपको पता होना चाहिए Cas9 एक एंजाइम है और CRISPR एक टेक्निक है। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर हुआ है, और जो हमने 3 पेरेंट बेबी बताया उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी अभी उभरता हुआ इशू है, तो इसके बारे में आप अभी से जानते रहिए, क्योंकि आपको आगे भी ये न्यूज़ मिलते रहेंगे और हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में या मेंस में कभी ना कभी कोई क्वेश्चन सामने आ जाए, तो अभी से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री सैलरी। ये GS पेपर 2 का पार्ट है, और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रिविलेज एंड इश्यूज राइजिंग आउट ऑफ दीज। तो इसी से जुड़ा हुआ है। इसका देखिए पूरा कंसर्न MP MLAs की सैलरी पर है कि किस तरीके से जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो रहा है या जो डिमांड हो रही है वो काफ़ी आप कह सकते हैं अनएथिकल है समहाउ। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे तमिलनाडु में फार्मर्स ड्रॉट पड़ने की वजह से आप कह सकते हैं कि वहीं दूसरी तरफ जो आपके ये हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर MP MLAs हैं, वो समहाउ सैलरी को बढ़ाने की भी डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली असेंबली में पास कर दिया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया। तो अभी हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें। अब देखिए, इंडिया पेड 2.7 लाख अ मंथ विच इंक्लूड्स सैलरीज एंड एक्सपेंसेस टू एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2015, यानी कि 2.7 लाख दिया जा रहा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र असेंबली जो है वहाँ पे 2016 में एक बिल पास हुआ था जिसमें कि जो MLAs हैं उनकी सैलरी को 1.5 लाख से भी ऊपर करने की बात की गई थी। दैट मीन्स 3.6 लाख करने की बात की गई थी, यानी कि प्रेसिडेंट की सैलरी से भी ज़्यादा सैलरी वहाँ पे दिया जाएगा जो MLAs हैं उनको। सेम गोज़ फॉर द दिल्ली असेंबली। तो इसमें इस आर्टिकल में पूरा बताया जा रहा है कि
कि कितना डिसबैलेंस फिगर होगा ये इस तरीके से करना हमारे लिए। और देखिए ये जो पेइंग सैलरी है, बिल्कुल सैलरी मिलना चाहिए एमपी एमएलएस को, पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जितना काम करते हैं उनके एवज में उनको सैलरी देनी चाहिए, लेकिन सैलरी की एक लिमिट होनी चाहिए और उसी पे पूरा ये कंसर्न है। कुछ एग्जांपल्स, कुछ डाटा फैक्ट दिए हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक दो चीज़ें आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो अगर मेंस में आता है तो। यहाँ पे अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया गया है, किस तरीके से नाइजीरिया में 100 टाइम्स उनके पर कैपिटा इनकम का 100 टाइम्स ज़्यादा पे करते हैं वो लोग लॉ मेकर्स को। इसी के साथ साथ और बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं उसमें, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा पे किया जा रहा है, ह्यूज मनी दिए जा रहे हैं जो लॉ मेकर्स हैं। सेम गोज फॉर द इटली लॉ मेकर्स। तो इंडिया इनिशियली स्टार्ट वॉज प्रॉमिसिंग। अब यहाँ पे अगर हम लोग शुरुआत से देखें, जब हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेसी आई और हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया और स्टार्ट किया 1947 के बाद, तो शुरुआत में इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ करता था आपस में जो सांसद होते थे और जो भी मिनिस्टर्स होते थे। क्योंकि आप देखिए उस वक्त जब आप इमेजिन करोगे तो उन सारे लोगों ने आज़ादी ली थी, यानी कि वो आज़ादी के वैल्यू को समझते थे। वो समझते थे कि एक जो आपका सिस्टम है, एक जो गवर्नमेंट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी कितनी ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उन लोगों में सच में देश के प्रति एक अच्छी भावना थी। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक विश्वनाथ दास जी का एग्जाम्पल है जो ओडिशा से थे और उन्होंने 45 रुपीज़ उनको सैलरी मिलनी चाहिए थी, उनका उतना था, बट वो 25 रुपीज़ ही लेते थे क्योंकि उनका एक मानना था कि उनका इतने में ही काम पूरा हो सकता है, इससे ज़्यादा की उनको आवश्यकता नहीं। इस तरीके से कई सारे सांसद थे जिन्होंने 6 मंथ तक सैलरी नहीं लिया, सैलरी को छोड़ दिया। और इवन 5 रुपीज़ जो है एक लॉबी बना था, 5-5 रुपये हर सांसद के फंड से कटता था और वो फार्मर्स के वेलफेयर में जाता था। क्योंकि उस वक्त इंडिया में बहुत गरीबी हुआ करती थी, हम आज़ाद हुए थे, एक खुशी थी, लेकिन उस वक्त जो डील करना था हमारी इकोनॉमी को बहुत ही कठिन हो रहा था। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये शो करता है कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ करता था उस वक्त। एक सही मायने में आप कह सकते हैं जो सरकार लोगों ने चुनी थी, जो एक रिफ्लेक्शन मिल रहा था लोगों को अपनी गवर्नमेंट से, जो सांसद चुन करके जाते थे प्रतिनिधि के तौर पे, वो ख्याल रखते थे अपने वहाँ के लोगों का। तो लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं ब्लर होती जा रही है, वो दिख नहीं रही है और दिन ब दिन ये जो सैलरी की डिमांड है ये बढ़ती जा रही है। कुछ तो इतना कहते हैं कि आप सैलरी को इतना बढ़ा दो कि लोग जो एमपीज़ हैं वो करप्शन ना करें। तो ये तो फिर रिवॉर्ड देने वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको चुप कराने के लिए उसको, अगर वो पैसा ज़्यादा चाहता है उसको ज़्यादा पैसा दे दो। बट आपके गवर्नमेंट, आपके कंट्री में हर तरीके के लोग रहते हैं और आप कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं वो आम जनता का पैसा होता है, जो किसान, गरीब किसान है उनका पैसा होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन है अभी भारत में कि कुछ तरफ पैसे की वजह से फार्मर्स को, किसानों को सुसाइड करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हम एज अ एमएलए और एमपी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। वी हैव टू बी बैलेंस्ड विद द पीपल। अगर आप पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हो तो यू हैव टू सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल, सो दैट आपकी एक अलग छवि बनी रहे और ये जो मनी का डोमिनेंस है वो ज़्यादा ना दिखे और गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक लिंक बना रहे। जो लोग हैं, जो भोली भाली जनता है, जो इनोसेंट पीपल हैं, उनको ऐसा लगता रहे कि हाँ ये सरकार मेरे लिए काम करती है और मेरा ख्याल रखती है। लेकिन अगर आप खुद की सैलरी के लिए इतना परेशान रहेंगे, हर दूसरे दिन लॉ लाएंगे, बिल पास करेंगे, तो फिर इट शोज़ समहाउ द ग्रीडीनेस ऑफ द पीपल। सो यहाँ पे इसी का काफ़ी कंसर्न उठाया गया इस आर्टिकल में और ये कहना है कि ये जो सैलरी वैलरी दी जाती है इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि पार्लियामेंट हैज़ लेस देन 50% ऑफ बिल बीइंग स्क्रूटनाइज्ड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी। अब देखिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बहुत अच्छी है, उसका काम ही है जैसे कोई भी बिल आता है उसको रिव्यू करना और रिव्यू करके उसमें कुछ जो भी बातें
अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के, उसको हटा देना और जो सबके हित में है उसको पास कर देना। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही ऐसा देखा जा रहा है, इस दशक में ऐसा देखा जा रहा है कि इसको बाईपास किया जाने लगा है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको लोग अब बाईपास करने लग गए हैं। इवन आधार वाले इशू को भी बताया जा रहा है कि इसको भी बाईपास करके और मनी बिल बना करके पेश किया गया, उसको पास करा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे बिल्स हैं जिसको वहाँ पे भेजा ही नहीं जाता और उनको मौका ही नहीं मिलता स्क्रूटनी करने का। तो ये एक आप कहते हैं दुख भरी दास्तां है समहाउ फॉर द डेमोक्रेसी। सो इनका ये मानना है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, एंड व्हाट ही टेल्स कि देर आर मल्टीपल टेम्पलेट्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड सर्वे ऑफ पार्लियामेंट्री सैलरीज कंडक्टेड इन 2013। एंड इसके अलावा ये कहते हैं कि हाईलाइटेड द सैलरी इज अबाउट 55% आर लिंक्ड टू द स्ट्रक्चर्ड स्केल, तो टिपिकली लिंक्ड टू सिविल सर्विस। ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में दिए जाने वाले सैलरीज़ हैं उसको अच्छी तरीके से लिंक किया जाए, हर चीज़ से लिंक किया जाए। साथ ही साथ एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जो हर किसी की सैलरी तय करे। वी नीड एन एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एंड डिटरमाइंड पार्लियामेंट्री बॉडी फॉर द सैलरीज, कि उस पर किसी का प्रेशर ना हो, दबाव ना हो। एंड सैलरी रिव्यूज शुड बी कंडक्टेड थ्रू द इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। एक रिव्यू होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट MPs should not receive or expect increment, but such increment should be determined through the transparent and accountable process। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे हर जगह पे प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है लोगों को, तो MPs के साथ भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर ये एक आप कह सकते हैं सही ढंग से होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, अकाउंटेबल तरीके से होगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे लोगों में, आपकी जो जनता है उसमें ही आपके लिए विश्वास बढ़ेगा और आप भी मोटिवेटेड फील करोगे। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। कुछ और बातें कही हैं कि linked pay linking salaries to performance would be difficult given varying interpretation of performance. Be partially elevated and linked salary to a minimum attendance of parliamentary session. कि अगर आप परफॉर्मेंस से लिंकिंग करते हो सैलरी का, किसकी इतनी परफॉर्मेंस है उतनी दी जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़ कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे जो बॉडीज़ अलग अलग बनी हुई हैं उसको इग्नोर करना, या उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है डिक्लाइन होने की, वो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो लॉ मेकर्स हैं उनकी सैलरी का भी ध्यान रखना है, उनके राइट्स का भी ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ अगर एक रेलेवेंट और अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा तो चीज़ें और आसानी से हो पाएंगी और बेहतर ढंग से हो पाएंगी। तो देखिए अगला आर्टिकल जो है विच इज़ रिलेटेड टू द डाउरी एंड पनिशिंग द विक्टिम्स। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, GS पेपर 2 का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूटेड रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अभी जो एंटी डॉरी लॉ बन रहे हैं वो किस तरीके से थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं महिलाओं के लिए। इस पूरे आर्टिकल में 498A सेक्शन की बात की गई है। तो देखते हैं क्या है, बहुत अच्छा मुद्दा है ये। अभी देखिए सेक्शन 398 क्या है, क्या कौन से पावर को एम्पावर करता है ये। तो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ वुमन, महिला के पति और उनके रिलेटिव्स जो भी क्रुएलिटी में सब्जेक्टेड हैं, जिन्होंने भी क्रुएलिटी किया है डॉरी के नाम पे, डराना धमकाना मारना पीटना ऐसा कोई भी काम किया है, तो उनको 3 साल की सज़ा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा, जेल होगी और साथ में उनको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। ये है 498A, यानी कि डॉरी की डिमांड करने के एवज़ में जो क्रुएलिटी होती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाता है ये सेक्शन। महिलाओं को सपोर्ट करने वाला बहुत आप कहते हैं पावरफुल सेक्शन है ये 498A। तो यहाँ पे देखिए कंसर्निंग इशू क्या है कि सेक्शन 498A शाउट टू लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड एंड फर्दर इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। ये वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करता है। सेकेंडली द पेट्रियार्कल सेल्फ फुलफिलमेंट आर्ग्यूमेंट द सेक्शन 498A had created a bunch of monstrous and women determined to destroy family values.
लेकिन अब क्या बोला जा रहा है इस 498A के लिए कि जो सेक्शन है ये वुमेन को इतना एम्पावर करता है समहाउ कि वो अपने वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। यानी कि ये जो यहाँ का एक आप कह सकते हैं जो सभ्यता है, पेट्रियार्कल सभ्यता है सो कॉल्ड, एंड जो महिलाएं हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसको ब्रेक करती हैं। जो इनोसेंट हस्बैंड और उनके इन लॉज हैं उनको जेल में भेज देती हैं। तो इतनी महिलाएं क्रूएल होती हैं, इसमें ये कहना है अब लोगों का ऐसा कहना हो रहा है। तो इसको हटा देना चाहिए, इसको डाइल्यूट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है जिन्होंने, वो पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट का क्रिटिसाइज़ करती हैं। और चूँकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अभी स्टेप्स उठाए हैं जो बहुत ही दुखद है, इवन आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ है अभी। समहाउ इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे अलग अलग एक एक स्टेप्स में इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सबसे पहला अटेम्प्ट तो 2014 में लिया था, और वो क्या अटेम्प्ट था कि भाई अगर कोई जो डाउरी है वो डिमांड करता हुआ पाया जाता है, उसकी कंप्लेंट आती है, तो फिर उसको ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। 9 पॉइंट चेकलिस्ट, पूरा चेकलिस्ट है, उस चीज़ों को पूरा चेक करो और फिर आप उसको अरेस्ट करोगे। 2014 में बोला था। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था न्यूज़ वाले एनालिसिस में। तो अभी उन्होंने ऐसा बोला कि आपको एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बिठानी पड़ेगी, और जब वो कमेटी से वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ सच में डाउरी की डिमांड की गई है और हरासमेंट केस आया है, तो ही आप सामने वाली जो पार्टी है उसको अरेस्ट कर सकते हो। हस्बैंड या हस्बैंड के जो भी इन-लॉज, जो भी वुमेन के इन-लॉज हैं, आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। तो ये स्टेप सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि महिलाएं, जो वुमेन, जो एक वल्नरेबल ग्रुप हैं, उसमें काफ़ी सख्ती को दिखा रहा है ये कि आप कह रहे हैं कि काउंटर करने की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसी उम्मीद जनरली नहीं होती है, क्योंकि जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, वृद्ध व्यक्ति हों, उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टैंड लेते हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है, इसके आगे भी कुछ तर्क दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल के दौरान कि आपने बोल तो दिया कि कमेटी बिठानी है और उसमें चेक किया जाएगा, फिर जो है पुलिस वो अरेस्ट करेगी उनके रिकमेंडेशन पे, कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में। इसमें ये रूल्स है कि 3 मेंबर होंगे, इसमें 3 लोग होंगे इसके मेंबर कमेटी के, और जो आपके सोशल वेलफेयर वाले हैं वो भी रह सकते हैं इसके अंदर। जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स के वाइफ्स जो हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, वो रह सकते हैं इसमें, और कुछ और भी लोग इसमें मेंबर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये जो कमेटी के लोग हैं ये विटनेस नहीं बन सकते, ये सिर्फ उसकी देख रेख करेंगे, पता करेंगे क्या बात सही थी, क्या गलत थी, और पुलिस को बताएंगे चीज़ों को। लेकिन अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपकी सोसाइटी की बात कर रहे हो, आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि पुरुषों का आधिपत्य है, समहाउ पुरुषों का आधिपत्य है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं। वहाँ पर आप ऐसा कह रहे हैं कि एक कमेटी होगी जो काम करेगी और उसका फिर रिकमेंडेशन आएगा, तब आप जाके अरेस्ट करोगे। तो इट इज़ वेरी इजी टू डाइल्यूट द थिंग्स, बहुत ईजिली उसको सप्रेस किया जा सकता है, कमेटी में चीज़ों को बदला जा सकता है। तो वो यहाँ पे वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये जिसमें भी इतने बड़े लाइन लिंक हो जाते हैं कि आप पहले 3-4 काम करो फिर जाकर के रिजल्ट आएगा, तो फिर वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, फिर मेंस पास कर लेते हैं, पता लगा इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप दोबारा से प्रीलिम्स में जाते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उसमें फिर काफ़ी समय लग ही जाता है। तो अब यहाँ पे अगर काफ़ी समय लग गया तो क्या होगा, इसमें कहा जा रहा है कि जो वुमेन है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है इस जजमेंट के द्वारा, उनकी पीड़ा को समझा नहीं गया। और उनको पहले आप अगर वुमेन कह रही हैं तो पहले उनको अब जज किया जाएगा, उस पर कमेटी बैठेगी, तब जा कर के उसका रिजल्ट आएगा। तो फिर तो ये बात हो गई ना कि जो वुमेन
डाई, जिनकी डेथ हो गई, द वुमेन विक्टिम इट वुड अपीयर बिकम विक्टिम ओनली इफ दे डाई, यानी कि जो वुमेन है वो विक्टिम तभी साबित होगी जबकि वो मर जाती हैं। इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपका जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली तो जो अलाइव हैं, तो जो जिंदा हैं, उनको तो न्याय मिलना उनके इस जन्म की बात तो होगी नहीं। अगर वो बेचारी गरीब हैं और वो बड़ी मुश्किल से आवाज़ उठा पाई हैं, तो फिर उनको सप्रेस करना बिल्कुल चुटकी का काम होगा। और ये बिल्कुल इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जजमेंट है वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो वुमेन की डेथ हो गई है उन्हीं के फेवर में होगा, अगर होगा तो। और अगर बातचीत चलेगी तो ही जाके उनके मरने के बाद उनको न्याय मिल पाएगा। जो जिंदा है थोड़ी सी मुश्किल है कि उनकी बातों को वो अपनी बात को साबित कर पाएंगी, जो वुमेन है, जो जिंदा है। तो काफ़ी क्रिटिकल बोला गया है, हालांकि हम इतना नहीं बोल सकते हैं, बट आपको इसकी इंटेंसिटी को समझना पड़ेगा। तो अगला इशू क्या बता रहे हैं ये कि मूवमेंट विच इज़ इवन रिमोटली प्रोग्रेसिव एंड सीक्स टू एम्पावर वुमेन इमीडिएटली बिकम द सब्जेक्ट ऑफ फायर्स कंट्रोवर्सी। कि ऐसा क्यों है कि जो भी मूवमेंट वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए चलाया जाता है या वुमेन को थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए बनाया जाता है, उसमें इतने विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं, इतना क्यों डिस्कशन उसमें शुरू हो जाता है। इनका ये कहना है कि आप अभी तक 33% रिजर्वेशन तो दे नहीं पाए हो वुमेन को पार्लियामेंट में। आपके आज़ादी के 7 दशक के बाद भी आपके साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि आपके यहाँ पे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन हो। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में इतनी बुरी हालत नहीं है महिलाओं की जितना यहाँ पर है। तो वो कहती हैं कि फिर ये जो सेक्शन 498 है जो वुमेन को एम्पावर करता है, सेफ रखता है उसके मैट्रिमोनियल होम में, आप समझ रहे हो, एक थ्रेट क्रिएट करता है ये सामने वाले फैमिली में। अगर एक वुमेन, एक लड़की अपने घर को छोड़ के दूसरे घर पे जाती है, तो पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें थी, एक बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता था इंडिया में, बट अब कुछ कुछ दिक्कतें आने लग गई हैं हमारे समाज में और कहीं ना कहीं फैमिलीज़ में। आप देख रहे हैं, चाहे वो जिस भी वजह से हुआ हो, एजुकेशन के बढ़ने से हुआ हो और चीज़ ज़्यादा लोगों के ज़्यादा अवेयर होने की वजह से हो गया हो, बट अब आज के डेट में जो कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और उनकी शादी होती है, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में जाती हैं और उनके पास कुछ ऐसे कानून नहीं होंगे जो उनको एम्पावर करेंगे, तो उनको दबाना तो बहुत आसान सा काम हो जाएगा। तो इनका ये कहना है कि जो ऐसे एक्ट जो वुमेन को एम्पावर कर रहे थे, क्रूरल्टी से बचा रहे थे, समहाउ थोड़ा तो थ्रेट क्रिएट कर ही रहे थे, उसको आप डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं। और इसके एवज में आपने ऐसा कोई रिजर्वेशन तो दिया नहीं है वुमेन को पार्लियामेंट में। सेकेंडली, जो जजेस हैं, जजेस ऑब्जर्व द वुमेन हु ऑट टू यूज़ सेक्शन 498A एज अ शील्ड आर एक्चुअली यूजिंग एज इट्स वेपन अगेंस्ट देयर अनफॉर्चुनेट इन लॉज। उन्होंने क्या बोला कि जो भी जजमेंट आया है वो शायद जज जो है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो 498 है ये वुमेन एक वेपन की तरह यूज़ कर रही हैं रैदर देन अ शील्ड। मतलब वो अपने आप को बचाने की बजाय वो एक अटैकिंग मेथड यूज़ कर रही हैं इसको, इस सेक्शन को। तो इसी वजह से उनका ऐसा जजमेंट रहा है, क्योंकि कुछ सर्वे हुआ, कुछ डाटा आया और उसमें देखा गया कि 2012 में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, हस्बैंड और उनके जो भी रिलेटिव्स थे उनको, जबकि उसमें से यानी कि अगर 93.6% केसेस आए थे, टोटल चार्जशीट हुए थे, तो सिर्फ 14.4% थे जो कि सही केस थे जब बाद में इसको देखा गया। तो लेकिन अब इसमें ये जो आर्टिकल लिख रही है उनका ये कहना है कि आपने ये डाटा तो बहुत अच्छे से देखा, तो फिर आप उस डाटा को भी देखिए जो 2013 में जो रेप का रेट था, कन्विक्शन रेट था, वो 27.1% था सिर्फ। यानी कि बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए और बहुत काम किया गया, तो जो डेथ रेट था, जो रेप का रेट था वो कम हुआ। तो फिर क्या आपको इसको भी लिबरलाइज कर देना चाहिए? आप इसके भी फिर जो इसका सेक्शन है इस पे आईपीसी का, उसको आप लिबरलाइज कर दो, डाइल्यूट कर दो। तो आप ऐसा नहीं कर रहे, या इससे जुड़ा हुआ कोई और भी जो लॉ है, इस तरह के कई ऐसे लॉ हैं जिसका कि अब बहुत ज़्यादा नहीं अफेक्ट देखा जा रहा है, उसको डाइल्यूट कर देना चाहिए। या फिर मिसयूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, आप वहाँ पे तो कुछ काम नहीं कर रहे हो। लेकिन ये एक्ट, जो ये सेक्शन जो 498A है, ये अगर वुमेन को एम्पावर करता है तो यू आर गोइंग टू डाइल्यूट इट। तो बता रही हैं कि किस तरीके से ये एक तरफा डिसीजन देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, कंक्लूजन में यही कहना है कि 2012 से 14 तक जो देखा गया एक डॉरी की वजह से जो डेथ रेट देखी गई है, वो
24,771 है। इसका मतलब कि 20 डेथ रोज़ हुई हैं। तो ये भी एक डाटा है जिसको देखना पड़ेगा। और हालांकि जो जज ने जजमेंट दिया है उन्होंने बिल्कुल सही देखा है, उन्होंने एक डाटा देखा, उन्होंने पेपर पे एक डाटा देखा और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने दिया अपना जजमेंट। लेकिन जो असलियत है वो ये भी दिखा रहा है कि अगर आपके यहाँ पे आज भी 20 औरतें रोज़ मर रही हैं डाउरी की वजह से, तो एक बहुत कड़वा सच है ये, और इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप 498 को एम्पावर करो। ये सिर्फ रेलेवेंट ही नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है फॉर द विक्टिम्स। आपको इसको और एम्पावर करना चाहिए। और हाँ, अगर कोई लूप होल होते हैं तो आप उसको ख़त्म कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसका मिसयूज़ ना हो। लेकिन यू कैन नॉट डाइल्यूट दिस सेक्शन जो कि इतने अच्छी तरीके से वुमेन को साथ देता है, और जो जेन्युइन विक्टिम्स होती हैं, जो सच में पीड़ित हैं और वो आवाज़ उठाना चाहती हैं, उनके पास एक हथियार होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ महिलाएं जो इसका मिसयूज़ कर रही थी, उसके बदले में जो बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ वुमेन्स हैं जिनको जेन्युइनली इस सेक्शन की ज़रूरत है, उनको खतरे में लाया जाए। तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं हार्श स्टेप हो सकता है, बहुत ही क्रूअल स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स द वुमेन, टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द वुमेन. So we need to think about it and remember that the object of the law and the democracy require that suffering women be protected. जो डेमोक्रेसी है आपका वो यही कहता है कि जो सफरिंग वुमेन है इट शुड बी प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको तकलीफ़ हो जाए, इनको परेशानी आ जाए और आपको आगे चल करके इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि अभी जितनी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गई है हमारी सोसाइटी और जितने ज़्यादा रूल रेगुलेशंस आ गए हैं, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस आ गई हैं, उसमें तो ये 20 जो अभी भी है हर दिन का डाटा बहुत ही ख़तरनाक है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट और आपको इसको समझना पड़ेगा। ये जो डॉरी वाला इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि मेंस में पूछ लिया जाए इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है और हो सकता है अगली बार प्रीलिम्स वगैरह में भी आ सकता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। और यूपीएससी के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को पढ़ करके सिर्फ पढ़ें ही ना और सुने ही ना, बल्कि सोचें। आपको इसके बारे में ये जो सेक्शन 498 है इसको आपको समझना पड़ेगा, इसके इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज जो हमने डिस्कशन किया वो किसी का लिखा हुआ है, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें डाटा पर बेस्ड हैं। तो आप जब इस चीज़ को खुद से समझेंगे तभी आप अपने व्यू पॉइंट्स को बना पाएंगे। तो देखते हैं अब अगला आर्टिकल क्या है, विच इज़ द प्राइस ऑफ रेपेसिटी। तो ये जो इलीगल माइनिंग होती है उसको कर्व करने के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें कही हैं उससे रिलेटेड है। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है कंजर्वेशन में। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट तो यही है, इसमें डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या बात है। माइनिंग विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस। क्या हो रहा है कि जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो माइनिंग कर रही हैं और कुछ लोग उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस भी नहीं दे रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में और वो कह रही हैं कि जो भी लीज होल्डर्स हैं अगर उन्होंने कंपनसेशन पे नहीं किया है तो 100% की पेनल्टी उन पर इम्पोज की जाएगी। और इवन पॉलिटर्स पे वाले प्रिंसिपल पे अभी सुप्रीम कोर्ट चल रही है कि उन बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और किसी भी तरीके की माफ़ी उनको नहीं दी जाएगी। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा भी था कि आप 30% दो कंपनसेशन जो माइनिंग कर रहे हो, जो ओडिशा में माइनिंग होती है मैंगनीज ओर्स वगैरह की, तो आयरन ओर और मैग्नीज ओर की, तो उन्होंने 30% बोला था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि यू हैव टू कंपनसेट टोटल और फुल। और इवन उन्होंने इतना भी कहा है कि आप जितना एक्सट्रैक्ट किए हो अभी तक अगर वो इलीगल है तो आपको उसका 3 टाइम्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इस बात के लिए सख्त हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पे बचने के लिए क्या कर रही हैं जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, वो अलग अलग तरीके के तर्क दे रहे हैं बचने के लिए। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो 1994 के पहले से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इस एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाले में नहीं आते और हम इसमें फिर क्लियरेंस को पे नहीं करेंगे। उनका ये कहना है, उनका ये तर्क है। अब कुछ और लोग तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो माइनिंग करी है वो अपने ही एरिया में करी, यानी कि लीज्ड एरिया में करी है जो हमें एलोकेट किया गया था।
तो उनका कहना है कि जो इलीगल माइनिंग है वो तब होगी जब आउटसाइड द लीज्ड एरिया हो, बट हमने तो अपने एरिया में किया है तो हमारा इलीगल माइनिंग नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर माइनिंग एक हद से ज़्यादा हुई है, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है रिसोर्सेज का, तो यू आर कंसीडर्ड इन अ इलीगल माइनिंग एंड यू विल हैव टू पे। सो इलीगल माइनिंग इज डिप्लीटिंग द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा माइनिंग करते हो तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट कर रहा है, खतरा पैदा कर रहा है हमारी कंट्री को। और नो इफेक्टिव पॉलिसी और नो चेक ऑन द माइनिंग ऑपरेशंस। बता रहे हैं कि जो नेशनल मिनरल पॉलिसी है 2008 का, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बहुत स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रही है, काफ़ी सारे लूप होल्स है जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसका अगर इस मैकेनिज्म का फेलियर होता रहा तो आगे चल करके और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो देख लीजिए नेशनल मिनरल पॉलिसी क्या है, इसमें एम्पावर किया जाता है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि कंडक्टिव, conducive to technology and investment flows by ensuring greater transparency। ट्रांसपेरेंसी लाने का ये एक मैकेनिज़्म है। दूसरी चीज़, ये जो बॉडी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, और इन चीज़ों को एम्पावर करता है, स्ट्रेंथन करता है माइनिंग्स, जो इलीगल माइनिंग्स है तो इनको कर्व करने के लिए, काउंटर करने के लिए। दूसरी तरफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है उसको और इन्फोर्स करता है, इन्हांस करता है। तो जैसे इंडिजीनियस पॉपुलेशन वगैरह, जो भी पॉपुलेशन वगैरह है उस माइनिंग क्षेत्र में, उसको राइट्स दिलाता है। तो ये सारे काम इस पॉलिसी के द्वारा होता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो पॉलिसी इसमें बनी है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं और एक बैलेंस देखा नहीं जा रहा है। तो कंक्लूजन में क्या है कि इट इज़ क्लियर दैट कंट्रीज इज ऑलरेडी पेइंग हैवी प्राइस फॉर द फेलियर ऑफ रेगुलेट माइनिंग ऑपरेशन। कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम बहुत पे कर रहे हैं, बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं माइनिंग में, हमारे यहाँ पर आपको पता भी होगा, और बहुत सारे लोग भी फंसे हैं, इवन जेल में भी हैं। तो कहते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस पे कर चुके हैं इतनी इलीगल माइनिंग की। हमारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे वहाँ के ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स पर पड़ता है, क्योंकि उनका वो एरिया होता है। और अगर आप इस तरीके से उनको खोखला बना दोगे उनके रीजन्स को, तो फिर उनके पास क्या रहेगा। तो ये हम काफ़ी ज़्यादा पे कर चुके हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। सो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म होना चाहिए, एक स्ट्रांग मैकेनिज्म होना चाहिए टू कर्व द इलीगल माइनिंग। एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, तो अब देखते हैं इस पर आगे क्या बात होती है। बट ये जो कंक्लूजन है बहुत अच्छा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। बहुत ही कंसर्निंग इशू है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग विद मी। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं मिल रहे हैं, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द व्यूअर्स की ऐसी क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके इस चीज़ को आपके सामने लाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक मैक्सिमम हेल्प की जा सके आपकी। मैंने आपको कहा भी है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, और कुछ लोग जो मुझसे सवाल वहाँ पर पूछते हैं यूट्यूब पर, बेहतर होगा अगर वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेंगे 9873102982। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। स्टेप अप IAS इज़ द इंस्टीट्यूशन, आप इस पर कॉल करेंगे तो आप मेरी बात हो जाएगी। और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि उनको 2019 में अपीयर होना है, तो क्या उनको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन को, एंड यू आर नॉट अर्ली, बट कि आप थोड़ा सा लेट हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप तो ग्रेजुएट हैं, लोग 12th पास करके भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और करंट से जुड़ना इसलिए ज़रूरी नहीं होता सिर्फ कि करंट एग्ज़ाम में आ जाएगा। करंट आपके थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करता है, जो करंट इश्यूज़ हैं। अब आप देखो कि न्यूज़पेपर में हम लोग कितनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आपने आज कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, आपने इलीगल माइनिंग के बारे में पढ़ा, आपको डॉरी का एक सेक्शन क्लियर हो गया, आपको और भी बहुत सारे जो भी हमने एडिटोरियल्स देखे, आपको जीन एडिटिंग के बारे में पता चल गया। तो आप अगर बुक से इसको पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, और एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में बहुत समय लग जाएगा। आपको आंसर वांसर लिखना होगा, तब जा करके आप अच्छा कुछ सोच सकते हो इन चीज़ों के बारे में। तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना और करंट अफेयर्स को पढ़ना एक नेसेसरी नीड है, खास करके UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि देखिए आपके लिए जो एग्ज़ाम है विच इज़ मेंस,
not the prelims. तो मेंस is a written examination. You have to clear it in your mind and you'll have to learn it out that you are going to write the answer. So you can write a best answer only then when you have a better knowledge, you have a better thinking process. सो प्रिपरेशन, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको बेहतर चीज़ें और बता सकती हूँ इस चीज़ के बारे में कि क्या करो, कैसे काम करो, किस चीज़ से स्टार्ट करो अपने प्रिपरेशन को. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट दिस मेंस दिस टाइम. तो थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ हालांकि, बट मैं इसको अभी आपके साथ कंटिन्यू करूँगी जो करंट मुद्दे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा मुझे भी बहुत हद तक मिलता है. सो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे भेज सकते हैं. इवन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं है, अगर कोई और भी बच्चे हैं जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप उनको भी ये चीज़ें भेज सकते हो. क्योंकि देखिए ये जो करंट मुद्दे हैं ये इंटरव्यू में भी काम आते हैं. प्रीलिम्स मेंस में तो एक अलग चीज़ है, बट इंटरव्यू में भी काम आते हैं. तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. हमें अच्छा लगेगा, हम लोग मोटिवेटेड फील करेंगे जब व्यूअर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो लगता है कि लोगों का फेथ हमारे पर बढ़ रहा है. सो ये लिंक आपको पता ही है. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, stepupias.com पे जा सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, विच इज़ stepupias14@gmail.com. So thank you very much friends. Thanks a lot. Keep studying.